So students, today we will deal with what is promissory note and what are its features, its specimen and difference between promissory note and bills of exchange. So let's read what is promissory note. Sometimes the purchaser of the goods or debtor himself writes a note, signs it and gives it to the seller of the goods. बच्चे अभी हमने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में किया था उसमें किया था कि मेकर ऑफ द बिल किसने लिखा था? ऑलवेज सेलर लिखता है बायर के ऊपर। जिसने सामान बेचा है, जो गुड्स का सेलर है, वही बिल का मेकर होता है, वही बिल लिखता है किसके ऊपर? बायर के ऊपर। प्रोमिसरी नोट में इसके रिवर्स है, द परचेजर ऑफ द गुड्स, बायर है जो परचेजर है या डेटर है। द परचेजर ऑफ द गुड्स हिमसेल्फ राइट्स ए नोट, डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखता है, उसके ऊपर साइन करता है एंड गिव्स इट टू द सेलर ऑफ द गुड्स। बायर जिसने गुड्स परचेज करे हैं, जिसने कहा है कि मैं आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम मैं पेमेंट कर दूंगा, वही बायर खुद नोट प्रिपेयर करता है, डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखता है, उसके ऊपर साइन करता है और वापस वही बिल, वही प्रोमिसरी नोट और वो जो डॉक्यूमेंट है वो सेलर को वापस कर देता है एंड इट इज़ कॉल्ड प्रोमिसरी नोट। तो अभी तक एक चीज़ क्लियर होगी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल कौन लिख रहा है, बिल का मेकर कौन है? बायर, सॉरी सेलर। प्रोमिसरी नोट में मेकर ऑफ द बिल कौन है? बिल कौन प्रिपेयर कर रहा है? बायर। According to Indian Negotiable Instrument Act, a promissory note is the instrument in writing, ये एक writing में होता है, containing an unconditional undertaking, कोई condition नहीं होती, signed by the maker to pay a certain sum of money to or to the order of a certain person। ये जो डेफिनेशन है ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो एक बार दोबारा सुन लो, जो गुड्स का बायर है, जो गुड्स सामान खरीद रहा है, वही बिल के ऊपर लिखता है, साइन करता है और वापस सेलर को दे देता है। तो बच्चों अब इसके हम फीचर्स करते हैं प्रोमिसरी नोट के। इट मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में होता है। एक सबसे बड़ी चीज़ ये सेकंड पॉइंट में पढ़ने जा रहे हैं, देयर मस्ट बी ए प्रॉमिस टू पे ए सर्टन सम ऑफ मनी। इसमें जो बायर है, बायर ही लिखता है बिल के ऊपर, इस प्रोमिसरी नोट के ऊपर बायर जो है वो प्रॉमिस कर रहा है। आप याद रखना, अभी हम स्पेसिमेन करते हैं, बायर जो लिखेगा उस नोट के ऊपर, बिल के ऊपर, उसमें प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस वर्ड होगा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, आपको मीन्स सेलर को पेमेंट कर दूंगा। तो उस बिल में, उस प्रोमिसरी नोट के ऊपर एक प्रॉमिस होता है, किसकी तरफ से? बायर की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, आई ओ यू ₹10,000, इसमें देखो मैं तुम्हें 10,000 रुपये देता हूँ, इसमें कहीं मैंने तुम्हें 10,000 रुपये देने हैं, इसमें कोई प्रॉमिस नहीं है। It is not a promissory note because it is merely an acknowledgement of debt। इसमें सिर्फ acknowledgement आ रही है, इसमें promise नहीं आ रहा कि मैं promise कर रहा हूँ कि मैं आपको after a certain period of time payment कर दूँगा, इसमें बच्चों promise नहीं आ रहा। तो ये जो है promissory note नहीं है। The promise to make payment must be unconditional। जो promise कर रहा है कौन? बायर, वो अनकंडीशनल होना चाहिए। एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिया है, आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000, यहाँ तक बात बिल्कुल ओके है। आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें 10,000 दे दूँगा, लेकिन देखो यहाँ पे कंडीशन आ गई है, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके मैं पेमेंट दे दूँगा। और अभी हमने क्या पढ़ा है, ये जो प्रोमिसरी नोट है इट शुड बी अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। प्रॉमिस है ये ओके है, आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पर कंडीशन आ जाती है, तो इट इज़ नॉट ए प्रोमिसरी नोट बिकॉज इट इज़ नॉट अनकंडीशनल, राइट।
आगे देखो, द अमाउंट टू बी पेड मस्ट बी स्पेसिफाइड, जो अमाउंट है उस बिल के ऊपर डेफिनेट स्पेसिफाइड लिखा होना चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर और प्रोमाइज़र। मेकर कौन है बिल का? बायर। बायर जो नोट लिख रहे हैं उसके साइन होने ज़रूरी हैं, बायर या परचेज़र। द नेम ऑफ द पेई मस्ट बी मैंशनड इन इट। पेई का मतलब क्या है? जिसको पेमेंट करनी है, और पेमेंट किसको कर रहे हैं हम? सेलर को। बायर किसको पेमेंट करेगा? सेलर को। तो प्रोमिसरी नोट के ऊपर पेई का नाम, जिस बायर ने जिसको पेमेंट करनी है, मीन्स सेलर का नाम होना चाहिए। द प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर। प्रोमिसरी नोट जो है वो बियरर को नहीं दिया जाता। जैसे हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में करा था कि जो बियरर है वो बैंक भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन प्रोमिसरी नोट के केस में इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर। ये सिर्फ जो पेमेंट है सेलर को ही जाएगी और किसी को नहीं जाएगी। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू। तो इसके ऊपर जो स्टैम्प होती है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है, कि प्रोमिसरी नोट के ऊपर जो अमाउंट है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसके ऊपर स्टैम्पिंग होती है। तो इसका स्पेसिमेन देख लो, स्पेसिमेन ऑफ ए प्रोमिसरी नोट। हमारा ये कल वाला ही एग्जाम्पल है, मतलब लास्ट वीडियो में हमने किया था कि करुणा सागर जो कि एक सेलर है, इसने गुड्स सेल किए थे किसको? प्रेम किशोर को। प्रेम किशोर एक्चुअली बायर है। इसने, अब ये प्रेम किशोर बायर है और ये जयपुर का है। अब ये हम किसका कर रहे हैं? ये प्रोमिसरी नोट का बच्चों स्पेसिमेन कर रहे हैं। अब प्रोमिसरी नोट में कौन लिख रहा है? प्रोमिसरी नोट बायर, यानी कि प्रेम किशोर लिखेगा। यदि मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करती तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेलर बिल लिखता है, और उस केस में करुणा सागर बिल लिखेगा किसके ऊपर? बायर यानी कि प्रेम किशोर के ऊपर। तो क्योंकि हम प्रोमिसरी नोट कर रहे हैं तो मेकर ऑफ द बिल कौन है? बिल किसने लिखा? बायर ने। तो प्रेम किशोर लिख रहा है। देखो एड्रेस, ये देखो जयपुर का है, ऊपर देखो जयपुर 1 जुलाई 2019, 5 लाख। करुणा सागर ने गुड सेल किए थे ऑन क्रेडिट प्रेम किशोर को। तो प्रेम किशोर अब बिल लिख रहा है और प्रॉमिस कर रहा है किसको? करुणा सागर को, कि मैं एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको 5 लाख रुपीज़ रिटर्न कर दूंगा। इस चीज़ का मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। हम इसको एक बार पढ़ेंगे। ये स्टैम्प है, 2 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे। देखो प्रॉमिस, प्रोमिसरी नोट में ऑलवेज प्रॉमिस होता है। किसकी तरफ से? बायर की तरफ से प्रॉमिस होता है। किसको होता है? सेलर को। आई प्रॉमिस टू पे श्री करुणा सागर और ऑर्डर द सम ऑफ ₹5 लाख ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो इस ये प्रॉमिस कर रहा है, बायर प्रॉमिस कर रहा है किसको? करुणा सागर को, कि आफ्टर 2 months आई विल पे, आई प्रॉमिस टू पे ₹5 लाख टू यू। तो ये है प्रोमिसरी नोट। बायर लिख रहा है और किसको पकड़ा रहा है? किसको दे रहा है? सेलर, जो कि करुणा सागर है। अब बच्चों देखो प्रोमिसरी नोट में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक बार थोड़ा रिव्यू करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने 3 पार्टीज करी थी। कौन कौन सी थी? ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। याद करो, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। पेई मतलब बियरर, उसमें वो बैंक भी हो सकता है, चाहे वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है। जिसके पास ड्यू डेट वाले दिन बिल पड़ा हुआ है, बिल यदि ड्रॉर के पास है तो ड्रॉर पे ही होता है, बिल यदि बैंक के पास है तो बैंक पे ही होता है। लेकिन एज फार एज प्रोमिसरी नोट इज़ कंसर्न, इसमें बच्चे सिर्फ 2 ही पार्टीज हैं। कौन सी? मेकर। बिल का मेकर कौन है? प्रोमिसरी नोट का मेकर कौन है? मेकर मीन्स बायर या परचेजर। बायर ने प्रॉमिस करा, किसको प्रॉमिस करा है? पेई को। पेई कौन होता है? सेलर। देखो एक पार्टी है मेकर और दूसरी है पेई यानी कि बायर, सेलर। ही इज़ द पर्सन हु राइट्स ए प्रोमिसरी नोट। मेकर वो पर्सन है जो प्रोमिसरी नोट के ऊपर लिख रहा है, और वो कौन है? बायर। बायर ऑलवेज प्रिपेयर प्रोमिसरी नोट, साइंस इट, साइन करता है, एंड इन द अबव स्पेसिमेन फॉर्म ऑफ द प्रोमिसरी नोट प्रेम किशोर इज़ द मेकर।
इस जो अभी हमने एग्जाम्पल ली है, प्रेम किशोर बच्चों बायर है, इसलिए प्रेम किशोर कौन है, मेकर। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग प्रेम किशोर इज द मेकर ऑफ द बिल। नेक्स्ट है पे। ही इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू गेट द पेमेंट। पेई वो पर्सन है जिसको पेमेंट करी जा रही है। किसको पेमेंट करेंगे, जिसने सामान बेचा है। मतलब पेई कौन है, प्रोमिजरी नोट के केस में सेलर। पेई वो पर्सन है जिसको बायर ने पेमेंट करनी है, जिसको मेकर ने पेमेंट करनी है। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल ली है उसके अकॉर्डिंग करुणा सागर कौन है, पेई, यानी कि करुणा सागर सेलर है जिसने गुड्स बेचा था। सो देर इज़ नो एक्सेप्टर इन द केस ऑफ प्रोमिजरी नोट। ये एक और डिफरेंस आ गया बच्चे, प्रोमिजरी नोट में कोई भी एक्सेप्टर नहीं होता, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल का एक्सेप्टर होता है। और वो कौन होता है, बायर। बायर एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट लिखता है ACCEPT, एक्सेप्ट करता है और साइन करता है और कहता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा। किसको कह रहा है, सेलर को। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्टर होता है, लेकिन प्रोमिजरी नोट बना कौन रहा है, बना ही बायर है और साइन करके वापस सेलर को दे देता है। बिकॉज द मेकर हिमसेल्फ इज लायबल टू पे द पेमेंट। मेकर ने ही बिल बनाया और मेकर ही लायबल है पेमेंट के लिए। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिजरी नोट के केस में कोई भी एक्सेप्टर नहीं होता, लेकिन प्रोमिजरी नोट के केस में एक्सेप्टर होता है और वो कौन होता है, बायर। सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिजरी नोट। हम यहाँ पे डिफरेंस करते हैं जिससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस करते हैं बच्चों, देयर में बी थर्ड पार्टीज ड्रॉर, ड्रॉई, एक्सेप्टर को ड्रॉई भी बोल लेते हैं बच्चों, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉर मीन्स सेलर, ड्रॉई मीन्स बायर जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, एंड पेई जिसको पेमेंट करनी है ड्यू डेट पर। प्रोमिजरी नोट में दो ही पार्टीज़ हैं, अभी हमने करी हैं, एक मेकर है और एक पेई है। मेकर मीन्स बायर हु ड्रॉज द बिल, साइंस इट एंड रिटर्न इट टू द सेलर। एक मेकर है यानी कि जिसको हम बायर बोलेंगे, एक पेई है जिसको पेमेंट करनी है। पेमेंट हम किसको करते हैं, सेलर को, जिससे हमने सामान बाय करा है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं और प्रोमिजरी नोट में 2 पार्टीज, मेकर एंड पे। ड्रॉर, ड्रॉर इट इज़ ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन लिख रहा है, क्रेडिटर यानी कि सेलर। वही चीज़ आ रही है बार बार। प्रोमिजरी नोट को कौन लिख रहा है उसके ऊपर, इट इज़ ड्रॉन बाय द डेटर यानी कि बायर। ऑर्डर एंड प्रॉमिस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है सेलर की तरफ से, सेलर बिल लिख रहा है, सेलर ऑर्डर दे रहा है कि तुम मुझे 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद पेमेंट कर दोगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या, इट इज़ एन ऑर्डर टू मेक द पेमेंट। ये सेलर की तरफ से बायर को ऑर्डर होता है कि पेमेंट कर दो विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन प्रोमिजरी नोट में इट इज़ ए प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट। इसमें बायर प्रॉमिस कर रहा है किसको, सेलर को, क्योंकि बिल का जो मेकर है वो कौन है, बायर है। एक्सेप्टेंस, इट नीड्स एक्सेप्टेंस। अभी बताया आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस होती है और वो एक्सेप्टेंस किसकी होती है, ड्रॉई की। ड्रॉई मीन्स बायर। बायर एक्सेप्ट करता है, साइन करता है और कहता है मैं पेमेंट दे दूंगा। इट डज़ नॉट नीड एक्सेप्टेंस। प्रोमिजरी नोट में एक्सेप्टेंस की नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि बिल कौन बना रहा है, बायर। लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉर इज सेकेंडरी, ही विल बी लाइबल ओनली इफ द एक्सेप्टर डज नॉट पे। दोबारा पढ़ो इसको, द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉर इज सेकेंडरी। ड्रॉर मीन्स सेलर, सेलर की जो लाइबिलिटी है सेकेंडरी है। ही विल बी लाइबल, वो कब लाइबल होगा, ओनली इफ द एक्सेप्टर यानी कि बायर डज नॉट पे। यदि एक्सेप्टर जो यानी कि बायर है पेमेंट देने से मना कर देता है। और एक केस आएगा बच्चों आगे,
जो बिल है वो डिस्काउंट करा लेते हैं बैंक के पास। मीन्स ड्यू डेट वाले दिन जो बिल है वो बैंक के पास पड़ा है। तो मान लो यदि ड्यू डेट वाले दिन, मैच्योरिटी डेट वाले दिन एक्सेप्टर यानी कि बायर बैंक को पेमेंट देने से मना कर देता है, तो उस केस में लायबल कौन हो गया? ड्रॉर। फिर ड्रॉर अपनी तरफ से बैंक को पेमेंट करेगा। द लायबिलिटी ऑफ ड्रॉर इज प्राइमरी। इसमें मेकर की ही जो लायबिलिटी है प्राइमरी है, वही पेमेंट करेगा किसको? सेलर को। पेई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉर कैन बी द पेई ऑफ द बिल। ड्रॉर जो है पेई हो सकता है, ड्रॉर हो सकता है, बैंक हो सकता है, और कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। मेकर कैन नॉट बी द पेई ऑफ द बिल ऑफ इट। मेकर जो है बायर कभी भी, बायर ऑलवेज पेमेंट करता है, बायर को पेमेंट मिलती नहीं है, तो मेकर कैन नॉट बी द पेई ऑफ इट। नोटिंग, इट इज़ बेटर टू गेट इट नोटेड इन केस ऑफ डिसऑनर। यस, यदि ड्यू डेट वाले दिन बायर पेमेंट देने के लिए मना कर देता है किसको? ड्रॉर को, सेलर को, तो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम क्या करेंगे? नोटरी पब्लिक के पास जाकर इट इज़ बेटर टू गेट इट नोट कराएंगे कि सो एंड सो बायर जो है हमें पेमेंट नहीं कर रहा, ड्यू डेट निकल जाने के बाद ही होगा। तो इस बिल को हम नोट करा सकते हैं कब? जब बिल डिसऑनर हो जाए, जब ड्यू डेट वाले दिन बायर मना कर दे पेमेंट देने के लिए किसको? सेलर को। नोटिंग इज़ नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ प्रोमिजरी। प्रोमिजरी नोट के केस में नोटिंग नेसेसरी नहीं होती। कॉपीज, इन केस ऑफ लोकल बिल्स ओनली वन कॉपी इज प्रिपेयर्ड। लोकल बिल मीन्स जो बायर और सेलर हैं वो एक ही सिटी के हैं या एक ही स्टेट के हैं, तो उस केस में एक कॉपी ही चाहिए। बट इन केस ऑफ फॉरेन बिल्स, यदि बायर और सेलर में से फॉर एग्जांपल जो बायर है वो कहीं बाहर का है, अब्रॉड का है, उस केस में 3 कॉपीज़ प्रिपेयर की जाती हैं किसकी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। और प्रोमिजरी नोट में चाहे हमारा प्रोमिजरी नोट लोकल है या फॉरेन का है, एक ही कॉपी प्रिपेयर की जाती है। स्टैम्प्स, देयर इज़ नो नीड ऑफ फिक्सिंग द स्टैम्प्स ऑन द बिल्स पेबल ऑन डिमांड। यदि आप बिल ऑन डिमांड मंगवा रहे हो, ड्यू डेट से पहले या ऑन डिमांड आप पेमेंट डिमांड कर रहे हो, तो उस केस में स्टैम्प्स की फिक्सिंग रिक्वायर्ड नहीं है, बट अदरवाइज स्टैम्प्स वुड बी नेसेसरी। दोबारा पढ़ लो, देयर इज़ नो नीड ऑफ फिक्सिंग द स्टैम्प्स ऑन बिल्स पेबल ऑन डिमांड। यदि हमारा जो बिल है वो ऑन डिमांड है, तब उस बिल के ऊपर स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है, बट अदरवाइज स्टैम्प वुड बी नेसेसरी। स्टैम्प्स हैव टू बी फिक्स्ड इन एनी केस। प्रोमिजरी नोट के केस में स्टैम्प्स की ज़रूरत है, स्टैम्प्स लगानी ज़रूरी है। Now students, let's start. What is date of maturity and days of grace? What is date of maturity और due date? ये वो डेट है जब बायर प्रॉमिस करता है कि मैं आफ्टर 2 months और 3 months आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आई विल मेक द पेमेंट। तो वो 2 महीने या 3 महीने के बाद जो डेट बनती है, दैट इज़ कॉल्ड ड्यू डेट या डेट ऑफ मेच्योरिटी। The date on which the payment of the bill becomes due is called the due date. वो डेट जिस दिन बायर सेलर को पेमेंट करता है वो क्या है? डेट ऑफ मेच्योरिटी या ड्यू डेट कहलाती है। इन अदर वर्ड्स, द डेट ऑन विच द ड्यूरेशन ऑफ द बिल कम्स टू एन एंड। जो बिल के ऊपर डेट लिखी होती है, जो बायर प्रॉमिस करता है कि मैं इस आफ्टर 2 months पेमेंट दूंगा, तो आफ्टर 2 months जो डेट बनती है, जो बिल के ऊपर लिखी जाती है, दैट डेट इज़ कॉल्ड ड्यू डेट और डेट ऑफ मेच्योरिटी। वाइल कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट ऑफ द बिल, बच्चों जब हम ड्यू डेट या मेच्योरिटी डेट कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ कंपल्सरी टू ऐड 3 days टू द पीरियड ऑफ द बिल।
से फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हमारी 31 जनवरी हमारी ड्यू डेट बनती है, 31 जनवरी, तो उस ड्यू डेट में हम 3 डेज़ और ऐड करेंगे। तो 31 जैन यदि ड्यू डेट बनती है तो 3 दिन यदि ऐड करो तो 3 फरवरी जो हमारी ड्यू डेट होगी। और जो 3 दिन हमने ऐड करे हैं, दीज 3 डेज़ आर कॉल्ड डेज ऑफ ग्रेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ बिल इज़ ड्रॉन ऑन 1 जुलाई 2016, ड्रॉन मीन्स जो ड्रॉर है वो बिल लिख रहा है बायर के ऊपर 1 जुलाई 2016 को, मीन्स 1 जुलाई को सेलर ने बायर को गुड्स बेचे, और एंड इट इज़ पेबल 2 मंथ्स आफ्टर डेट। और बायर ने कितने मंथ्स के लिए टाइम मांगा? बायर ने 2 महीने का टाइम मांगा। तो मीन्स बायर 2 महीने के बाद जो डेट बनती है, 1 जुलाई के बाद 2 मंथ्स करने हैं आपने, 1 जुलाई के बाद 2 महीने के बाद हमें बायर पेमेंट करेगा। तो 1 जुलाई के बाद करो, 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 अगस्त से 1 सितंबर, तो ये 1 सितंबर ड्यू डेट बन गई। इसमें 3 दिन और जोड़ेंगे यानी कि 4 सितंबर। इट्स मेच्योरिटी डेट विल बी 4 सितंबर 2016। बच्चों, जो भी आपकी ड्यू डेट या मेच्योरिटी डेट बने वो कैलकुलेट करने के बाद 3 दिन और ऐड कर देना। इन 3 दिनों को डेज ऑफ ग्रेस भी बोलते हैं। तो डेज ऑफ ग्रेस ऐड करके 3 दिन ऐड करके जो डेट बनेगी, दैट डेट विल बी कॉल्ड ड्यू डेट और डेट ऑफ मेच्योरिटी। तो बच्चों, डेट ऑफ मेच्योरिटी और डेज ऑफ ग्रेस की हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। से फॉर एग्जांपल, ए ने बी को गुड सोल्ड करे ऑन क्रेडिट 1 जुलाई 2016 को। ए ने जो गुड सोल्ड करे हैं 1 जुलाई को सेल करे हैं, और बी ने, बायर ने जो टाइम मांगा है वो है 2 मंथ्स का। तो आफ्टर 2 मंथ्स व्हाट विल बी द ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट? लेट्स सी। 1 जुलाई के बाद 2 मंथ्स करो, 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त, 1 सितंबर, 3 दिन और ऐड करके 4 सितंबर। एक और एग्जांपल लो। 30 जनवरी 2017 को ए ने बी के ऊपर बिल लिखा। ए राइट्स या ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी ऑन 30 जनवरी 2017, और बी ने जो टाइम मांगा है पेमेंट करने का वो है 1 मंथ। तो आफ्टर 1 मंथ व्हाट विल बी द ड्यू डेट? 30 जनवरी के बाद सीधा 1 मंथ करो। 30 जनवरी के बाद 30 फरवरी बच्चों कभी नहीं आती, ये ध्यान रखना। हम मंथ से मंथ आगे चल रहे हैं। तो जब हम स्किप करेंगे 30 जनवरी से, अब 30 फरवरी नहीं है तो फरवरी का एंड कौन सा होता है? 28, क्योंकि 2017 चल रहा है, लीप ईयर नहीं है, तो 28 बनेगा। तो 30 जनवरी से 28 फरवरी, 1 महीना कंप्लीट। और 30 जनवरी से 28 फरवरी, आगे 3 दिन और ऐड करो, यानी कि 3rd of March इज़ आवर ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट। एक और केस है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस द ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल्स ऑन हॉलीडे और एनी गेजेटेड हॉलीडे, यदि हमारे बिल की जो ड्यू डेट है संडे आ जाती है या कोई गजेटेड हॉलीडे आ जाता है, तो उस केस में हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगी या ड्यू डेट क्या बनेगी? लेट्स सी। इफ़ ड्यू डेट फॉल्स ऑन संडे और पब्लिक और गजेटेड हॉलीडे, यदि हमारा ड्यू डेट बाय चांस 3 डेज़ ऐड करके, याद रखना इंक्लूडिंग 3 डेज़ ऑफ ग्रेस, हमारा जो ड्यू डेट है संडे को आ जाता है या कोई गजेटेड या पब्लिक हॉलीडे है, तो तब क्या होगा? ड्यू डेट विल बी सपोज टू 1 डे अर्लियर। जो ड्यू डेट है वो 1 डे अर्ली हो जाएगी, पहले हो जाएगी। अब इसी चीज़ का मैं पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 29 मई 2016 बिल ड्रॉ किया गया, लिखा गया, और बायर ने 4 मंथ्स का टाइम मांगा। अब देखो 4 मंथ के बाद ड्यू डेट क्या निकलती है? 29 मई के बाद 4 मंथ्स करो, 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त, 29 सितंबर, राइट, 29 सितंबर। अब इसके बाद 3 दिन ऐड करो, 3 दिन ऐड करके क्या डे निकलता है? 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर को क्या है? महात्मा गांधी जी का बर्थडे है, तो उस दिन हॉलीडे होती है। तो क्योंकि
पब्लिक हॉलीडे है तो 1 डे अर्ली हो जाएगी हमारी ड्यू डेट, यानी कि 1 अक्टूबर को बनेगी। इसी तरह यदि कोई भी, जैसे सपोज कर लो 26 जनवरी आ गई है ड्यू डेट, 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे है, तो हमारी जो ड्यू डेट है 1 डे अर्ली हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी 25 जनवरी। 15 अगस्त पे कोई हमारी ड्यू डेट आती है तो वो पब्लिक हॉलीडे है, तो हमारी ड्यू डेट क्या बन जाएगी 14 अगस्त। ये ध्यान रखना। एक और केस है बच्चों, इफ़ ड्यू डेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एन एमरजेंसी हॉलीडे। सपोज कर लो ड्यू डेट जिस दिन थी उस दिन हमारे कंट्री में या हमारी स्टेट में, हमारी सिटी में कोई एमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गई है, तो उस दिन क्या होगा, ड्यू डेट विल बी सपोज टू बी 1 डे लेटर। उस दिन ड्यू डेट एक दिन के बाद की हो जाएगी। सो एग्जांपल लेते हैं, और ये एमरजेंसी हॉलीडे के केस में बच्चों जिस दिन एमरजेंसी हुई है उस दिन की जो डे है, जो डेट है, वो क्वेश्चन में ऑलवेज मेंशन होगी। एमरजेंसी हॉलीडे वाली जो डेट है वो यदि क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन में गिवन होगी वो डेट एमरजेंसी हॉलीडे की। तो 23 मई 2016 को बिल ड्रॉ करा सेलर ने बायर के ऊपर, और बायर ने जो है 60 डेज़ का टाइम मांगा। ये डेज़ का है बच्चों, ये स्किपिंग नहीं करेंगे 23 मई से 23 जून, तो 23 जून से 23 जुलाई, नो, वो मंथ के केस में आता है। 60 डेज़ में हम प्रॉपर डेज़ को काउंट करेंगे, और जब याद रखना जब डेज़ काउंट होंगे तो 23 वाला डे काउंट नहीं होगा, 24 मई से आप स्टार्ट करोगे। तो उसके बाद 23 मई से 60 डेज़ यदि हम जब आगे करते हैं बच्चों, तो वो बनता है, जो हमारी ड्यू डेट बनती है 25 जुलाई बनती है, और क्वेश्चन में नीचे मेंशन है ऑन 25 जुलाई देयर विल बी एमरजेंसी हॉलीडे, क्वेश्चन में नीचे मेंशन है। तो जब 25 जुलाई को हमारे अकॉर्डिंग जो ड्यू डेट बनती है उस दिन एमरजेंसी हॉलीडे है, तो एमरजेंसी हॉलीडे जिस दिन है उसके बाद एक दिन आगे की जो ड्यू डेट चली जाएगी, तो हमारी ड्यू डेट क्या बनेगी 26 जुलाई, 1 डे आफ्टर द एमरजेंसी हॉलीडे। तो ये था बच्चों कंसेप्ट किसका, डेट ऑफ मेच्योरिटी और डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है प्रोमिसरी नोट, उसके फीचर्स, प्रोमिसरी नोट का स्पेसिमेन, और हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का डिफरेंस करा है, और ड्यू डेट और डेज ऑफ ग्रेस का मीनिंग करा है। तो आपका ये थ्योरेटिकल पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। टिल देन, थैंक यू।